हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम पर करंट अफेयर्स हो। तो दोस्तों, आज है 10th ऑफ मार्च और आप जान रहे हैं कि आज 5 राज्यों में जो हमारे लोग विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे, उनकी सीटें ओपन हो रही हैं। तो इसी बीच में हम शुरू करते हैं अपना 8th 9th एवं आज शाम तक का जो भी करंट अफेयर है उसको हम लोग आप देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग एक एक बार टॉपिक वाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आया है आपका यूपीआई 123 पे, है ना। यूपीआई 123 पे ये क्या है? ये थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिएगा। फीचर फोन के लिए यूपीआई की सुविधा। फीचर फोन क्या होता है? जो फीचर फोन जो सिंपल वाला जो फोन होता है, जो मल्टीमीडिया फोन नहीं होता, उसमें सिर्फ मैसेजिंग और कॉलिंग वाली सुविधाएं आपकी होती हैं, जिसमें क्या होता है, मल्टीमीडिया नहीं होता। मल्टीमीडिया और इसके इससे भी आगे होता है आपका स्मार्टफोन, है ना। तो अभी हम लोग स्मार्टफोन में हैं, इससे पहले हम लोग मल्टीमीडिया में थे। हो सकता है आप लोग ने मल्टीमीडिया फोन नहीं यूज किया हो, हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने फीचर फोन भी यूज किया है इन द स्टार्टिंग ऑफ 2002 3 4 5। हमने स्टार्टिंग में फीचर फोन भी यूज किया है, मल्टीमीडिया भी यूज किया है। और हम लोग अभी प्रेजेंटली इन एरा में है जहाँ स्मार्टफोन चल रहे हैं। तो स्मार्टफोन, तो अभी क्या हुआ है कि स्मार्टफोन पे आपका यूपीआई जो जिससे आप भीम ऐप वगैरह, गूगल पे और ये सब यूज करते हैं, उस पे यूपीआई था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट को पता है कि हमारे भारत में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल फीचर फोन का यूज करते हैं। अब जब ये लोग फीचर फोन का यूज कर रहे हैं तो दे आर डिवाइड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, है ना। अभी क्या है, ये लोग क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, एटीएम में जाते हैं, वहां लाइन लगाते हैं। और अभी जैसे जैसे हमारी डिजिटलाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है, तो ये लोग इसका यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए क्या है, आरबीआई ने फीचर फोन के लिए यूपीआई सिस्टम जो है लागू कर दिया है। बस इसमें एक प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मल्टीमीडिया फोन नहीं है। तो ये क्यूआर सिस्टम होता है ना, जो हम स्कैन किया और पे करके जो है गूगल पे और यहाँ भी कर दिए, वो नहीं हम लोग कर पाएंगे ना। तो क्या नहीं कर पाएंगे, क्यूआर सिस्टम इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये फीचर फोन है ना। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। इसमें बिना विदाउट इंटरनेट ये कैसे चलेगा? सिर्फ मैसेजिंग से ये लोग चलेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यूपीआई 123 पे, ये किसके लिए है? फीचर फोन के लिए है। क्या नहीं होगा? क्यूआर कोड नहीं होगा और इसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही एक लॉन्च किया है डिजी साथी, डिजिटल साथी करके है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है डिजी साथी। ये क्या है? ये 24/7 एक हेल्पलाइन है जो, अब इसके थ्रू जो भी डिजिटल भुगतान में आपकी परेशानी आएगी, है ना, तो वो क्या करेगा, वो डिजी साथी है जिसका एक नंबर दिया जाएगा, उसमें आप 24/7 जो है हेल्प मांग सकते हो और इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। जो भी आपका पेमेंट वगैरह कहीं भी फंसता है, अनसक्सेसफुल रहता है, तो आप सीधे क्लेम कर सकते हो डीजी साथी पे। तो ये किसने किया है? ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, जो आपका एनपीसीआई है ना, जो एक नोडल एजेंसी है सबके लिए, जो आरबीआई के अंडर काम करती है, उसने इसको जो है डीजी साथी ऐप को लॉन्च किया है। तो ये आपका था यूपीआई 123 पे और डीजी साथी, है ना। तो नेक्स्ट आपका हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम क्या है। यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो आरबीआई एवं इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए द्वारा शुरू किया गया है। ये करता क्या है कि जितनी भी बात आपके रिटेल पेमेंट्स होते हैं, जितने भी खुदरा पेमेंट होते हैं, वो ऑपरेट एवं सेटल्ड किसके द्वारा किए जाते हैं इंडिया में? एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किए जाते हैं। और इसको क्या है, इसको पार्लियामेंट के एक्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 द्वारा स्टेब्लिश किया गया है ना? तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। एक तो इसका एक्ट याद कर लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान है किसके द्वारा? आरबीआई और आईबीए के सहयोग से। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन, इनके सहयोग से एनपीसीआई को एनपीसीआई बनाया गया था। ये कॉरपोरेट निगम है, ये एक निगम है। और इसको पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम 2007 द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नारी शक्ति पुरस्कार। देखिए, अभी क्या हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब निकला है? 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट कोविंद साहब ने नारी शक्ति पुरस्कारों की जो है वो प्रदान किए। इनकी घोषणा तो पहले ही हो गई थी, और लेकिन इनको प्रदान किया गया 8 मार्च को, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह, इसको हमने डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर में। तो हमने बताया था कि 1 से 8 मार्च के बीच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया गया, और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह में बेंगलुरु में एक प्रोग्राम है ना, कौन सी? मनोरक्षा स्त्री मनोरक्षा परियोजना स्टार्ट की थी। स्त्री मनोरक्षा परियोजना स्टार्ट की गई थी, और इसमें क्या हुआ था, है ना? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह 1 से 8 मार्च में बेंगलोर में मनाया गया। इसमें स्त्री मनोरक्षा परियोजना, वहां पे स्मृति ईरानी जी थी, उन्होंने इस लॉन्च किया था। किसके लिए लॉन्च किया था? जो भी मानसिक रूप से महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु, है ना, महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु। तो इसको हम देख लेते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार में क्या था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर 29 महिलाओं को, है ना, 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नारी शक्ति पुरस्कार क्या है? 1999 में स्त्री शक्ति पुरस्कार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और जिसको 2015 से नारी शक्ति पुरस्कार के नाम से दिया जा रहा है। और इस बार 2020 एवं 2021 दोनों को मिलाकर कुल 29 महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि ड्यू टू कोविड 2020 में आपके पुरस्कार नहीं दिए गए थे, तो 2020 और 2021 दोनों में 14-14 महिलाओं को दिया गया है, लेकिन एक को डबल दे दिया गया, मतलब एक महिला अधिक दिया गया संयुक्त रूप से, है ना। तो वो क्या है कि कुल 29 महिलाएं हो जाएंगी। 14-14 दोनों पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन जो अभी 2021 में एक महिला है उनको ज्यादा दिया गया है, तो ये 29 हो जाएंगी टोटल। तो एक पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको दिया गया है? जया मुथु एवं तेजम्मा। ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु की हैं। इनका योगदान क्या है? इन्हें नीलगिरी क्षेत्र की टोडा एम्ब्रॉयडरी को संरक्षित एवं प्रमोशन करने के लिए दिया गया है। आपको पता होना चाहिए टोडा हमारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति पूछा जाता है, ये भी यूपीपीसीएस में। टोडा जनजाति कहाँ पे? नीलगिरी के क्षेत्र में, है ना। ये आपका ये रीजन है, यहाँ पे क्या पाई जाती है? टोडा जनजाति। तो यहीं पे क्या है, यहाँ की जया मुथु एवं तेजम्मा जो महिलाएं हैं तमिलनाडु की, उन्होंने क्या किया? नीलगिरी क्षेत्र की एक टोडा एम्ब्रॉयडरी जो है उसको संरक्षित और प्रमोटेड करने के लिए इसको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार में और क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से, क्योंकि हम लोग यूपीपीसीएस एग्जाम देने जाएंगे तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो उत्तर प्रदेश में 2020 से लखीमपुर खीरी इज फेमस, और अभी तो काफी फेमस रहा था पिछले 6 महीने में। तो लखीमपुर खीरी की आरती राणा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरती राणा एक शिक्षिका भी हैं, और ये क्या है? एक हथकरघा बुनकर भी हैं। तो इन्होंने इसके लिए इनको क्या है, आरती राणा जी को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया यूपी से। यूपी से ये 2020 में दिया गया है, तो 2021 में यूपी से दिया गया है नीरजा माधव। नीरजा माधव क्या है? ये ऑल इंडिया रेडियो में सहायक निदेशक के पद पर हैं। इनको साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बिलोंग करती हैं, और इनका साहित्य तिब्बत के लोगों के लिए समर्पित है। नीरजा माधव का पहला उपन्यास यमदीप 2002 में प्रकाशित हुआ था। साथ ही गेशे जंपा, देनवा, तिब्बत की डायरी, त्रिपुरा, कोरोना जैसे उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। तो ये आपको दो नाम यूपी से याद रखने हैं। 2020 में आरती राणा, देख लेते हैं हम लोग, 2020 में आरती राणा जी, है ना, और 2021 में नीरजा जी। तो दो लोग ये हो गए। ये लखीमपुर खीरी से बिलोंग करती हैं, जौनपुर से बिलोंग करती हैं। ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ दो नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नाम है आपका कोलकाता में स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की प्रोफेसर नीना गुप्ता। इनको मैंने पिछले एक लेक्चर्स में बताया था कि जो युवाओं के लिए जो पुरस्कार मिलता है इटली की संस्था द्वारा दिया जाता है, उन्हें भी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी युवाओं का रामानुज पुरस्कार भी प्रोफेसर नीना गुप्ता को मिला है। अब उनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी इस बार
सम्मानित किया गया है 2021 में। तो ये नारी शक्ति पुरस्कार है। इसमें आपको कितनी महिलाओं को दिया गया, टोटल मिला के 29 महिलाओं को दिया गया है। याद रखना कितनी महिलाएं, टोटल 29। संयुक्त रूप से किसको मिला है? जया मुथु और तेजम्मा जी। किसके लिए मिला है? वही टोडा एम्ब्रॉयडरी के संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद आपको नाम याद रखना है आरती राणा जी का। उसके बाद नाम याद रखना है आपको नीरजा जी का। उसके बाद नाम आपको याद रखना है आपका प्रोफेसर नीना गुप्ता जी का। और इनको क्या मिला है एक बार? इनको रामानुज युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार भी इनको दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव क्या है कि ये 8 मार्च को, ये भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ के माध्यम से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना आरंभ की गई है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, तो इसके माध्यम से देखिए होगा क्या। इसके माध्यम से ये होगा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य औपचारिक शिक्षा में 11 से 14 वर्ष, एज ग्रुप याद रखिएगा, 11 से 14 वर्ष की किशोरियां का जिनको ड्रॉप आउट हो गई है, वो किसी तरीके से ड्यू टू कोविड, ड्यू टू अदर रीजंस, अगर उन्होंने क्या किया है कि वो स्कूल से उन्होंने उनका नामांकन हट गया है, उन्होंने अब वो स्कूल नहीं आ रही हैं, तो उनको क्या करना है? उनको वापस लाना है। और केवल वापस नहीं लाना है, उनके नामांकन भी करा के वहीं पे उनको रिटेन करना है, वहां पे उनको रोकना है कि उनको पढ़ें। तो ये एक अच्छी पहल है 11 से 14 वर्ष के लिए। किस किस के द्वारा शुरू की गई है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं यूनिसेफ। यूनिसेफ आप जानते हैं यूएनओ की एक संस्था है, एक पार्ट है यूएनओ के एक भाग के रूप में। चिल्ड्रंस के लिए जो काम करता है, बच्चों के लिए जो काम करता है, चाइल्ड लेबर पे बहुत अच्छा काम करता है, चाइल्ड एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। तो यूनिसेफ की सहायता से और बेस्ट काम करता है ये इम्यूनाइजेशन में बच्चों का, जो टीकाकरण वगैरह होते हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में, उसमें यूनिसेफ का बहुत अच्छा रोल है। मॉनिटरिंग से लेके ट्रैकिंग और सपोर्टिव सुपरविजन, जो भी आपकी कमियां होती हैं वो आपके चिकित्सा अधिकारियों को, सीएमओ को, डीएम को जाके बताते हैं, लोग फीडबैक देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ काम होता है। तो यूनिसेफ इज वर्किंग गुड। तो बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ के माध्यम से कन्या शिक्षा प्रवेश योजना आरंभ की गई है। इसमें वही है, एज ग्रुप याद रखना है आपको, 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को वापस लाना है और उनके नामांकन एवं उन्हीं को वहां पर रोकने पर जोर दिया जाएगा। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के हिस्से के रूप में काम करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब स्टार्ट किया गया? ये 22 जनवरी 2015 को। कहां से? पानीपत, हरियाणा। ये आपको पिछली योजनाएं थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट हैं, जो फ्लैगशिप योजना है, उनकी डेट और वो कहाँ से स्टार्ट की गई, उनको जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये होगा। अच्छा, इसी में राइट टू एजुकेशन एक्ट की आपको डेट याद रखनी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और इसके साथ ही इसमें समग्र शिक्षा अभियान जो आपका है, समग्र शिक्षा योजना एवं आंगनवाड़ी, इन सब की भी हेल्प ली जाएगी, क्योंकि आंगनवाड़ी गांव में रहती हैं और ग्राउंड लेवल पे आंगनवाड़ी आशा वर्कर बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इनको जो है इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, इनको वापस लाने में। तो ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव 11 से 14 वर्ष, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं यूनिसेफ, क्या करना है इसमें? उनको फिर से एनरोल कराना है और वहां पे रिटेन भी करना है। नेक्स्ट है आपका, ये कुछ वन लाइनर्स हैं। ऊंट संरक्षण विकास नीति को लागू करने वाला। अब ऊंट है तो आप जानते हैं कि ऊंट कहाँ का राज्य पशु है? राजस्थान का क्या है? ये राज्य पशु भी है। और 85% ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। सेकंड नंबर पे ऊंट कहाँ पाए जाएंगे? आपके हरियाणा में, है ना, क्योंकि मेवात तेवात साइड वो आपका लगता है एरिया। उसके बाद आपके गुजरात में, है ना, और उसके बाद आपका एमपी में, उसके बाद यूपी में। तो सबसे ज्यादा राजस्थान, क्योंकि राज्य पशु है तो ऊंट कौन करेगा इसके लिए? तो राजस्थान। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति को लागू करने वाला राज्य कौन बना है? राजस्थान। किस प्रदेश ने शहरी खेती, अर्बन फार्मिंग कैंपेन शुरू की है? अर्बन फार्मिंग कैंपेन, इसकी शुरुआत किसने के द्वारा की गई है? दिल्ली के द्वारा की गई है। कैसे आप छोटी जगह पे फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत छोटे छोटे प्लाट्स हैं, बहुत छोटे छोटे फील्ड हैं, तो वहां पे कैसे शहरी खेती को प्रमोट किया जाए, कैसे शहरी खेती, तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से की सहायता से दिल्ली में शहरी अर्बन फार्मिंग की शुरुआत की गई है। उसके बाद है आपका समर्थ अभियान। क्या है समर्थ अभियान? है एमएसएमई सेक्टर के द्वारा
जो आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर के द्वारा महिलाओं के लिए उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है। ये किसके लिए? महिलाओं के लिए समर्थ है। महिलाओं को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए बल दिया जाएगा। साथ ही 20% मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रम, महिलाओं की सीटें आरक्षित होंगी तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वाणिज्यिक योजनाएं जितनी भी हैं उन पे क्या किया जाएगा, उन पे क्या होगा, ये उन पे 20% जो फीस होगी उनकी उसमें छूट प्रदान की जाएगी। तो ऊट, शहरी खेती अभियान और समर्थ किससे रिलेटेड है? एमएसएमई से रिलेटेड है। तो ऐसे ही सेक्टर पूछ लेगा, समर्थ किससे रिलेटेड है? एमएसएमई, महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको देखना है। भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा एनजी, भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है, है ना, हंसा एनजी। एनजी से रिलेटेड कोई नेक्स्ट जनरेशन, एनजी मीन्स नेक्स्ट जनरेशन। ये है आपका टू सीटर, ये टू सीटर है आपका, और ये तैयार किया है आपका CSIR प्लस NAL। CSIR क्या है? CSIR है आपका काउंसिल ऑफ इंडियन साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च। और ये NAL क्या है आपका? ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला और आपका वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, है ना। ये इनका क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इन्होंने इसको क्या किया है, हंसा एनजी जो एक पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है नेक्स्ट जनरेशन, उसको उन्होंने डेवलप किया है ना। ये NAL की स्थापना हुई थी 1959 में, है ना। और ये सब किसके अंडर में काम करते हैं? ये क्या, इसका मेनली वर्क क्या है? नागरिक विमानों को डेवलप करना, HAL वगैरह के साथ ये लोग वर्क करते हैं। तो हाँ, यह एक टू सीटर वाला एक प्रशिक्षण विमान है जिसको वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। CSIR प्लस NAL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। नेक्स्ट है आपका स्लीनेक्स, ये एक्सरसाइज है, इससे पहले भी हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं। कोबरा पोस्ट हम देख चुके हैं, है ना। वहां पे क्या हुआ है कोबरा, उसमें क्या हुआ था, जो हमारा तेजस जाना था ना, वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि उसमें जो रूस और ये सब यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें जो तेजस हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, LCA, वो जाना था, वो मना हो गई थी। दूसरा है स्लीनेक्स, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है, ये नौवां संस्करण है इसका, और ये विशाखापत्तनम बंगाल की खाड़ी में होगा, है ना। एक ये है आपका इंडिया ग्लोबल फोरम, IGF, काफी पूछा जाता है। इंडियन ग्लोबल वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलोर में। इसमें क्या होता है, इसमें एक जितने भी आपके स्टार्टअप्स होते हैं ना, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए किया जाता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेवल पे। और इसमें एक यूनिकॉर्न क्लब बनता है। यूनिकॉर्न क्लब है एक बना हुआ, तो उसमें कब होता है? जब किसी भी स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो जाती है, तो उसको यूनिकॉर्न क्लब में शामिल कर लिया जाता है। तो भारत के बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न क्लब में अपने शामिल हुए हैं, है ना। तो इस साल भी अभी क्या है ना, 8 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए हैं। बहुत सारे हैं, जैसे आपका एक है बाइजू, है ना, Dream11, और आपका है रोजर पे, आपने पेमेंट वाली संस्था है, आपने सुना होगा रोजर पे। फ्लिपकार्ट मैगलिक्स, है ना, और आपका पाइन लैब। तो ये बहुत सारे यूनिकॉर्न क्लब में, आपको सिर्फ इसका ये देख लीजिएगा डेफिनेशन कि कब यूनिकॉर्न क्लब में कहा जाता है। तो $1 बिलियन से जब उसकी हो जाती है संपत्ति ज्यादा, तो उसको यूनिकॉर्न क्लब में शामिल कर लिया जाता है। इस समय भारत में कितने यूनिकॉर्न क्लब में कितनी आपकी स्टार्टअप्स हैं जो शामिल हैं? वो लगभग 83, है ना। तो नेक्स्ट है आपका संभव व स्वावलंबन क्या है? ये भारत में प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए एक पहल है जिसमें आकांक्षी जिले, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे भारत में। यूपी में कितने हैं आकांक्षी जिले? कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है यूपी में 8 हमारे आकांक्षी जिले हैं कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसकी घोषणा प्लास्टिक पुनर्चक्रण अपशिष्ट प्रबंधन पर
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ उसमें की गई। तो इसकी घोषणा कहाँ की गई? जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ किस पे? प्लास्टिक पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन पर। अभी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। वहां पे संभव एवं स्वावलंबन किसके लिए? आकांक्षी जिलों के जो युवा उद्यमी हैं उनको कचरे के निपटान के लिए, उनको ऐसी फैक्ट्रीज और वो सब लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है ना। तो ये अभी आप इसमें आपने देखा था कि एक सामाजिक उद्यमियों का एक सम्मेलन किया गया था इसी पे, प्लास्टिक कचरे पे। प्लास्टिक कचरा व कचरा मुक्त शहर के लिए सामाजिक उद्यमों के लिए कहाँ किया गया था? वो रायपुर में किया गया था। उसको थोड़ा सा आप देखिए, मैंने अभी बताया था इसको। तो वो रायपुर में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखिए, मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं थोड़ा सा ये स्विफ्ट क्या है। अभी हुआ क्या है ना कि रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, वहाँ युद्ध चल रहा है। तो क्या हुआ है कि ग्लोबल हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और ये सब, इन्होंने क्या किया है कि वहाँ का जो वित्तीय ढांचा है उस पर चोट करने के लिए स्विफ्ट के अंतर्गत रोक लगा दी है। अब देखते हैं हम स्विफ्ट है क्या एक्चुअली। देखिए स्विफ्ट है आपका, स्विफ्ट को देखते हैं तो ये है सोसाइटी वर्ल्ड वाइड, सॉरी, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? सोसाइटी है किसके लिए भाई? वर्ल्ड वाइड सोसाइटी है किसके लिए? इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जो भी हमारे हम लोग जितने भी आपके वित्तीय लेन देन करते हैं, अब वित्तीय लेन देन की सूचना के लिए, उनकी मैसेजिंग के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे मैसेजेस जाते हैं, कैसे उनका नेटवर्क चलता है, उसके लिए ये इंटर बैंकिंग वर्ल्ड वाइड टेली कम्युनिकेशन के लिए इस वर्क करती है। और ये एक लीडिंग मैसेज प्रोवाइडर है वर्ल्ड का, है ना। अब होगा क्या? सपोज करिए कि इन्होंने यहाँ पे अपनी रोक लगा दी है। जब इन्होंने यहाँ पे रोक लगा दी है तो एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या होगा? ये लोग मैसेज फॉरवर्ड नहीं हो गए यहाँ पे, है ना। तो बैंक्स क्या करेंगे? बैंक्स उनके जो है अपडेट नहीं करेंगे अकाउंट्स को, और बैंक जब अकाउंट्स अपडेट नहीं करेंगे तो वहां पे लेन देन रुक जाएगा। अब इसके लिए क्या हुआ कि रूस में जब अपडेट, तो जब इंटरनेशनल की तरफ से ये सब प्रतिबंधित कर दिया गया तो वहां पे लोगों की लाइनें, लोग क्या करने लगे? फिर कैश से वर्क करने लगे। ये ऑनलाइन सिस्टम के लिए मैसेजिंग है, तो वहां पे फिर क्या हुआ? कैश से करने लगे। और कैश से जब करने लगे तो जब वो काफी डेवलप देश है और वहां पे लोगों को ये आदत नहीं है कि वहां लोग एटीएम में लाइन लगाएं, बैंकों में जाएं। तो वहां पे एकदम से ये देखा गया कि वहां पे एटीएम्स और बैंक्स में काफी लाइन लगाई। तो ये तो रूस था जिसके एरिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहां पे यूक्रेन इन्वेड नहीं कर रहा था। अगर यही सिचुएशन आप सोचिए कि यूक्रेन के साथ होती, वहां के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को बंद कर दिया जाता, मैसेजिंग सिस्टम को बंद कर दिया जाता, अभी इंडिया और इस तरीके से कोई बात होती है तो वहां देखा जाए तो वहां पे उसके ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि वहां पे एक तो युद्ध हो रहा है, दूसरा वहां पे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं बैंकों के आगे, एटीएम्स के आगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये अभी क्या किया है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक मैसेजिंग टेली कम्युनिकेशन है फाइनेंशियल का, जो वर्ल्ड वाइड वर्क करता है। और ये एक लीडिंग मतलब इसी पे एटलीस्ट 200 देशों में इसी के जरिए काम होता है। इवन इंडिया में भी इसमें काम होता है, हर जगह इससे काम होता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1973 में हुई थी। अब आप कहेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशन है? रूस ने फिर क्या किया? रूस ने अपना डेवलप किया था। रूस ने अपना एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं SPFS, ये 2014 है, क्योंकि उस पर पहले भी रोक लगी थी। जब क्रीमिया को उसने इन्वेड किया था तब ऐसी रोक लगी थी, तो उन्होंने अपना एक लोकल सिस्टम ये कर लिया था, जिसको सिस्टम फॉर ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल मैसेज बोलते हैं। क्या है? सिस्टम फॉर ट्रांसफर फाइनेंशियल मैसेजेस बोलते हैं।
तो उसको जो है रूस ने डेवलप किया, लेकिन वो इतना अच्छा भी वर्क नहीं करता था और न भी इतनी जरूरत थी। तो स्विफ्ट पे ही रूस की ज्यादातर बैंक्स वर्क करती हैं, तो उसको वहां पे भी प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, अभी इंडिया के साथ ऐसा हो क्या होगा, तो देखिए इंडिया में जो अभी यूपीआई सिस्टम है, ये भी क्या है, एक तरीके से स्विफ्ट का अल्टरनेट है, अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट है ना। जितने भी आपके मास्टर कार्ड हैं, वीजा कार्ड हैं, है ना, गोल्डन कार्ड हैं और पेपल है, ये सब हैं, ये सब स्विफ्ट पे वर्क करते हैं। और भारत का जो यूपीआई सिस्टम है वो अपना खुद का है और निशुल्क है, ये कोई पैसा नहीं लेता है। और इसका कार्ड कौन सा है आपको पता होगा, रुपे कार्ड है। इंडिया का कार्ड क्या है, इस पे रुपे कार्ड है। अब ऐसी सिचुएशंस में इंडिया अपने इस यूपीआई सिस्टम को, रुपे कार्ड को प्रमोट कर रहा है। भूटान, नेपाल जैसे देशों ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, यूएई एक्सेप्ट कर ही रहा है, बहुत सारे देश, इवन रूस ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये इंडिया के लिए एक लीडिंग एज होगा अपने यूपीआई सिस्टम और रुपे कार्ड को प्रमोट करने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा इंडिया ने अपना किया हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन कभी इंडिया के पास आती है तो एटलीस्ट वी कैन डू वर्क, है ना। तो वैसे तो इंडिया में कैश की अभी आदत इतनी गई नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग यूपीआई सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये, इसकी क्या इतनी अहमियत है ये हमको तब पता चला जब स्विफ्ट बंद किया, स्विफ्ट के ऑपरेशन बंद किए रूस ने। तो यूपीआई सिस्टम हमारे यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं यूपीआई एंड रुपे कार्ड से। जितने भी हम वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड ये सब यूज करते हैं वो सब वर्क ऑन द स्विफ्ट। तो नेक्स्ट, तो दोस्तों ये आपका था आज का करंट अफेयर। काफी लंबा वीडियो हो गया है, 28 मिनट्स। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश। थैंक यू वेरी मच।